हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईएएस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में जो आईएएस कर्व का टॉपिक है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे। आईएएस कर्व अकेला नहीं है। आईएएस एलएम कर्व जो है इकट्ठा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इनको दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहले आप आईएएस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एलएम कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आईएएस एलएम जो कर्व है इसका प्रतिपादन हिग्स और हैंसन ने किया था। और यह आईएएस एलएम कर्व जो ये एक सामान्य संतुलन की धारणा पर आधारित है। पहले मैं आपको बता ही देता हूँ, आईएएस कर्व जो है वो वस्तु बाजार के संतुलन को दिखाता है और एलएम कर्व जो वो मुद्रा बाजार के संतुलन को दिखाता है, क्योंकि हमारे पास में दो प्रकार के बाजार होते हैं, वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार। तो जब हम सामान्य संतुलन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि जब वस्तु बाजार संतुलन में है उसी समय मुद्रा बाजार भी संतुलन में होता है। लेकिन इससे पहले भी जो है संतुलन के जो मॉडल्स थे वो परंपरावादियों ने भी दिए थे। उसके बाद में जो केन्ज ने भी जो है संतुलन के मॉडल का निर्माण किया था, लेकिन उनके जो मॉडल थे वो आंशिक संतुलन पर आधारित थे। आंशिक संतुलन का मतलब जब वस्तु बाजार संतुलन में होता है तो जरूरी नहीं कि उस समय मुद्रा बाजार भी संतुलन में हो, और जब मुद्रा बाजार संतुलन में होता है तो आवश्यक नहीं कि वस्तु बाजार संतुलन में हो। तो इस प्रकार आंशिक संतुलन की जो धारणा है वह दो प्रकार की है। पहली वस्तु बाजार आंशिक संतुलन। तो वस्तु बाजार आंशिक संतुलन वह अवस्था होती है जिसमें वस्तु बाजार में तो संतुलन होता है लेकिन मुद्रा बाजार में संतुलन नहीं होता, यानी एक सेक्टर में संतुलन होता है और दूसरे सेक्टर में असंतुलन होता है। और दूसरा जो मुद्रा बाजार में आंशिक संतुलन, इसका मतलब मुद्रा बाजार में तो संतुलन है लेकिन वस्तु बाजार में संतुलन नहीं होता। तो इस प्रकार ये जो दोनों ही अवस्थाएं होती है ये आंशिक संतुलन की धारणाएं हैं। और जब आंशिक संतुलन होता है तो वह स्थायी नहीं होता। स्थायी नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर वस्तु बाजार में संतुलन लेकिन मुद्रा बाजार में संतुलन नहीं है तो मुद्रा बाजार का असंतुलन जो वस्तु बाजार के संतुलन को थोड़े समय के बाद में खत्म कर देता है। इसी प्रकार से जब मुद्रा बाजार में संतुलन लेकिन वस्तु बाजार में संतुलन नहीं है तो वस्तु बाजार का जो असंतुलन है वो मुद्रा बाजार के संतुलन को प्रभावित करेगा। तो इसमें हम आगे जो स्टडी करेंगे वो ये है कि यदि वस्तु बाजार में संतुलन है लेकिन मुद्रा बाजार, जिसमें वस्तु बाजार में हम जो है जीडीपी के संतुलन का निर्धारण करते हैं और मुद्रा बाजार में ब्याज की दर का जो निर्धारण करते हैं, लेकिन यदि ऐसी अवस्था है कि वस्तु बाजार में तो संतुलन है लेकिन मुद्रा बाजार में संतुलन नहीं है तो उस अवस्था में क्या होगा। सबसे पहले अगर मुद्रा बाजार में संतुलन नहीं है तो आप यहाँ देख रहे हो मुद्रा बाजार में किसका निर्धारण होता है, मुद्रा बाजार के अंदर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। और जब मुद्रा बाजार में संतुलन नहीं है तो ब्याज की दर प्रभावित होगी, और जब ब्याज की दर प्रभावित होगी तो वो आगे निवेश को प्रभावित करेगी, और निवेश का स्तर जो है वो वस्तु बाजार के संतुलन यानी जीडीपी को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार प्रारंभ में जो वस्तु बाजार में संतुलन था वो मुद्रा बाजार के असंतुलन के कारण संतुलन नहीं रहता, यानी संतुलन भंग हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बाजार में जो है संतुलन होता है वो दूसरे बाजार के संतुलन को भी प्रभावित करता है। दूसरी अवस्था क्या हो सकती है, मुद्रा बाजार में संतुलन का निर्धारण किया जाता है लेकिन वस्तु बाजार में उस समय संतुलन नहीं होता। तो उस अवस्था में क्या होगा वो आप देखिए, यदि वस्तु बाजार में संतुलन नहीं है तो जीडीपी में परिवर्तन आएगा, क्योंकि वस्तु बाजार में जीडीपी के संतुलन का निर्धारण किया जाता है, और जो जीडीपी में संतुलन में परिवर्तन आएगा वो मुद्रा की मांग को प्रभावित करेगा, और मुद्रा की मांग जो है वो ब्याज की दर को प्रभावित करेगी। और इस प्रकार जो ब्याज की दर का निर्धारण हम मुद्रा बाजार में कर रहे थे वो उसका जो संतुलन है वो भंग हो जाता है। तो इस प्रकार जब दोनों बाजारों में एक साथ संतुलन नहीं होता है तो ये संतुलन स्थायी नहीं रह पाता, और कुछ समय के बाद में संतुलन जो दूसरे बाजार के असंतुलन के कारण भंग हो जाता है। इसलिए अगर संतुलन को स्थायी बनाना है तो स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है कि वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों में एक साथ संतुलन का निर्धारण हो। और आईएसएलएम जो टूल है वो वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों में एक साथ संतुलन का निर्धारण करते हैं, यानी सामान्य संतुलन का निर्धारण करते हैं, और सामान्य संतुलन जो होता है वो स्थायी होता है।
अब हम देखेंगे कि आईएस कर्व क्या है। तो सबसे पहले हम जो है आईएस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। क्या है आईएस कर्व? जो होता है वो वस्तु बाजार के संतुलन को बताता है और यह ब्याज की दर और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है। यानी अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन होंगे किस किस के, एक तो ब्याज की दर और दूसरा जो है जीडीपी। तो जीडीपी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के उन कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। यानी ये तो जो है वस्तु बाजार का संतुलन हो गया, जिन पर बचत और निवेश में भी समानता पाई जाती है। और बचत और निवेश में समानता का मतलब यह मुद्रा बाजार भी संतुलन में पाया जाता है। और अगर हम सामान्य परिस्थितियों की बात करें तो सामान्य परिस्थितियों के अंदर जो आईएस कर्व है उसका ढाल ऋणात्मक होता है, यानी ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की गिरता हुआ होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु बाजार के आईएस कर्व जो होता है वो जीडीपी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हम ये देखें कि आईएस कर्व को कैसे हम डेराइव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है दो बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ब्याज की दर और निवेश में क्या संबंध है। नेक्स्ट, जब ब्याज की दर में परिवर्तन आता है तो उसका जो है जीडीपी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले आप इन दोनों बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो आईएस कर्व निकालेंगे। ब्याज की दर और निवेश में संबंध, यहां पर ये दिया गया है I इज इक्वल टू आई ए प्लस आई यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट है और आई ए है जो वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त निवेश है, और आई जो है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्ट यानी प्रेरित निवेश है। तो कुल निवेश जो होता है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश दोनों का जोड़ होता है। तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी प्रेरित निवेश है वो किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। यानी निवेश जो होता है वो ब्याज की दर पर निर्भर करता है। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ब्याज की दर और निवेश की मात्रा के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध का मतलब जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। अब हम इसको डायग्राम के द्वारा भी देखेंगे। जो रेखा चित्र 1 है उसमें आप देखो ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट का लेवल लिया है और ओ वाई के ऊपर ब्याज की दर ली गई है। प्रारंभ में जब ब्याज की दर आर है तो उस समय जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो ओ आई मात्रा का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसी प्रकार जब ब्याज की दर कम होकर के R1 हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट का स्तर है वो भी ओ आई से बढ़ करके ओ आई 0 हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब ब्याज की दर कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो आई जो है यानी बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती हुई आपको जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ये इन्वेस्टमेंट की रेखा है, जो दिखाती है कि ब्याज की दर और निवेश में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखें कि जो ये अपना इन्वेस्टमेंट रेखा है इसमें शिफ्टिंग किस प्रकार से हो सकती है। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि कुल निवेश जो होता है वो प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश का जोड़ होता है। प्रेरित निवेश ब्याज की दर पर निर्भर करता है और स्वायत्त निवेश जो होता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ब्याज की दर समान रहने पर भी अगर निवेश की मात्रा में कमी या वृद्धि होती है तो इसको हम इसके कारण जो है निवेश रेखा शिफ्ट होगी। अगर सरकार द्वारा किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, सपोज कि हमारे पास में I0 जो है ये प्रारंभिक जो रेड लाइन है ये प्रारंभिक निवेश की रेखा है। जैसे सरकार की तरफ से नया निवेश किया जाता है तो उसके कारण जो है निवेश की मात्रा बढ़ेगी, ब्याज की दर वही रहेगी। निवेश की मात्रा बढ़ने के कारण जो नई निवेश की रेखा है जो कि यहाँ पर आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, निवेश की मात्रा पहले से बढ़ जाएगी तो निवेश रेखा जो है दाईं तरफ शिफ्ट होगी। इसी प्रकार से जब उसी ब्याज की दर के ऊपर सरकार के द्वारा निवेश में कमी कर दी जाती है तो उसके कारण जो इन्वेस्टमेंट की रेखा है वो बाईं तरफ शिफ्ट होगी, जैसा कि यहाँ पर आप ब्लू लाइन में देख रहे हो। तो इस प्रकार इन्वेस्टमेंट और ब्याज की दर के अंदर विपरीत संबंध पाया जाता है। तो पहली चीज हमने इसे देख ली। जो हम ये देखना चाह रहे थे कि ब्याज की दर और निवेश में कैसा संबंध होता है, तो दोनों में विपरीत संबंध होता है।
नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे ब्याज की दर में परिवर्तन का जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर हम पीछे वाली स्लाइड के अंदर देखेंगे तो इसमें हम देखें कि ब्याज की दर और इन्वेस्टमेंट में विपरीत संबंध होता है। और अब आप आइए देखें कि ब्याज की दर जो किस प्रकार से जो है वो जीडीपी को प्रभावित करती है। अगर हम देखें तो ब्याज की दर जो है प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी को प्रभावित नहीं करती, यानी जब कभी ब्याज की दर में परिवर्तन होता है तो सीधा निवेश के ऊपर कोई उसका जो जीडीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जीडीपी पर जो प्रभाव होता है वो निवेश का पड़ता है, यानी निवेश जो होता है जीडीपी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और ब्याज की दर जो किसको प्रभावित करेगी, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करेगी, यानी ब्याज की दर जो है अप्रत्यक्ष रूप से जीडीपी को प्रभावित करेगी। किसके माध्यम से, ब्याज की दर के माध्यम से, तो निवेश के माध्यम से। तो जब कभी भी ब्याज की दर कम होगी तो निवेश बढ़ेगा, और निवेश के बढ़ने के कारण जो है सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी। तब अगर आप बीच वाला पार्ट हटा देते हो इन्वेस्टमेंट वाला, तो आप सीधा देखो क्या संबंध है। जब ब्याज की दर कम हुई तो जीडीपी बढ़ी, किसके माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। और अगर ब्याज की दर में वृद्धि होती है तो निवेश कम होगा, निवेश कम होने का मतलब क्या है, जीडीपी में कमी आएगी। तो इस प्रकार ब्याज की दर और जीडीपी के अंदर जो वो अप्रत्यक्ष संबंध होता है, लेकिन ब्याज की दर जो वो निवेश के माध्यम से जीडीपी को प्रभावित करती है। ये यहाँ पर इक्वेशन के द्वारा दिखाया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन होगा, वो जो है इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करेगा, और इन्वेस्टमेंट जो आगे जीडीपी को प्रभावित करेगा। तो ये जो बीच वाला कंपोनेंट है, इसके माध्यम से जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जीडीपी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर देखिए कि हमने जो है ऊपर की तरफ जो रेखा ली है, उस रेखा में ये जो आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, ब्लैक लाइन जो वो रेखा है जिसके ऊपर कुल जो आय है वो कुल व्यय के बराबर है, कुल आय वाई, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमने लिया है। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये कुल आय और कुल व्यय के समानता की रेखा है। अब ये जो अपना ऊपर वाला रेखा चित्र है, इसके अंदर हमने जीडीपी का निर्धारण किया है संतुलित, और नीचे वाली जो रेखा है उसमें आप देखो, नीचे वाला जो रेखा चित्र है उसमें OX पर हमने रियल जीडीपी लिया है, और OY के ऊपर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिया है। ये जो ब्लैक रेखा है S वाली, ये बचत की रेखा को दिखाती है, और ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं इन्वेस्टमेंट की रेखाएं हैं। अब प्रारंभिक स्थिति क्या है, प्रारंभ में देखिए आप, ये जो आपको येलो लाइन दिखाई दे रही है EI या E1 बिंदु के ऊपर जो है यहाँ पर अर्थव्यवस्था संतुलन में, क्योंकि यहाँ पर तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। सेविंग की लाइन ये रही और इन्वेस्टमेंट की रेखा ये है। जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट ने जो है जीडीपी का निर्धारण कर दिया Y1, और आप यहाँ पर भी देखिए इसी ने जो ऊपर का जो रेखा चित्र है उसमें Y1 का निर्धारण किया, यानी इन्वेस्टमेंट का जो ये लेवल है, इन्वेस्टमेंट का जो ये लेवल है ये जो है Y1 लेवल को निर्धारित करता है। अब आप देखिए, और इन्वेस्टमेंट का ये लेवल जो ये ब्याज की दर R1 पर है, यानी जब ब्याज की दर R1 है तो हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो I1 है। अब दूसरी अवस्था देखिए आप, ब्याज की दर कम हो गई, ब्याज की दर जो वो बढ़ गई। ब्याज की दर बढ़ने के कारण जो है निवेश पहले से कम होगा, इन्वेस्टमेंट की मात्रा पहले से कम होगी। तो यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है EII या E2 के ऊपर निर्धारित होता है, और इन्वेस्टमेंट का ये लेवल जो ऊपर की तरफ जीडीपी का निर्धारण करता है वो जीडीपी क्या है, Y2। तो इसका मतलब आप यहाँ देखो, जब ब्याज की दर बढ़ी, तो ब्याज की दर बढ़ने के कारण निवेश प्रभावित हुआ, और उस निवेश के प्रभाव के कारण जो है जीडीपी में भी असर देखने को मिलता है। अब आप देखिए, ये अपनी जो प्रारंभिक ब्याज की दर थे, निवेश था, ये R1 पर था, ये R2 पर है। और जब ब्याज की दर कम हो जाती है, ब्याज की दर कम होने के कारण जो निवेश का लेवल
बढ़ेगा। निवेश का लेवल बढ़ने के कारण संतुलन का बिंदु Y3 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के द्वारा देख पा रहे हो। तो ये ब्याज की वो दरें हैं, ये ब्याज की वो दरें हैं जिनके ऊपर बचत और निवेश समान है, और बचत और निवेश समान होने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो जीडीपी का निर्धारण भी कर रहा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर वो संबंध देख पा रहे हैं जो ब्याज की दर के माध्यम से ब्याज की दर जो निवेश के माध्यम से जीडीपी के ऊपर प्रभाव डालती है। तो यहाँ ब्याज की दर बढ़ी थी, ब्याज की दर बढ़ने के कारण जीडीपी पहले से कम हो गई। यहाँ पर ब्याज की दर कम हुई थी, ब्याज की दर कम होने के कारण जो है जीडीपी पहले से अधिक हो गई, लेकिन इसने प्रभाव किसके माध्यम से डाला? जब ब्याज की दर कम हुई तो निवेश बढ़ा, निवेश बढ़ने के कारण इनकम बढ़ी, और जब ब्याज की दर अधिक हुई तो उसके कारण जो है निवेश कम हुआ, निवेश कम होने के कारण जीडीपी भी पहले से कम हो गई। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जीडीपी को प्रभावित करता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करता, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से करता है। अब हम आईएस कर्व निकालना सीखेंगे। एक बार आप पुनः याद कीजिए, आईएस कर्व हमें क्या दिखाता है? आईएस कर्व हमें वो ये दिखाएगा कि ब्याज की दर और जीडीपी के बीच में संबंध को दिखाएगा, जिसके ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होते हैं। आईएस कर्व एक और ब्याज की दर और जीडीपी के विभिन्न स्तरों को दिखाता है, जिन पर बचत और निवेश भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ब्याज की दर बढ़ने से जीडीपी का स्तर पहले से कम होगा, जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था। आर के बढ़ने से, ब्याज की दर के बढ़ने से निवेश कम होने के कारण ऐसा होता है, और ब्याज की दर कम होने के कारण जीडीपी में वृद्धि होगी। ऐसा किसके कारण से होता है? ब्याज की दर के कम होने के कारण निवेश के बढ़ने की वजह से। यहाँ आप एक बात नोट कीजिए, दोनों ही अवस्थाओं में जब ब्याज की दर कम होगी या ब्याज की दर अधिक होगी तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे संतुलन बना रहेगा। अब हम यहाँ पर जो आपने पीछे डायग्राम किया था ये वही है। अब हम आईएस कर्व निकालेंगे। आईएस कर्व क्या है? आईएस कर्व जो है ब्याज की दर और जीडीपी के उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को दिखाता है, जिनके ऊपर बचत और निवेश भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब हमने पीछे जो अपना डायग्राम था, उस डायग्राम में आप देखो, ये जो इनकम का लेवल है, ये इनकम का लेवल किस इन्वेस्टमेंट के लेवल पर है? I1 के ऊपर। किसके ऊपर है? I1 के लेवल के ऊपर है। लेकिन हमें जो आईएस कर्व किस किस के बीच में संबंध दिखाएगा? जीडीपी के बीच में संबंध और ब्याज की दर के बीच में संबंध दिखाएगा। तो हम ये देखेंगे कि भी ये जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है ब्याज की किस दर के ऊपर है। तो अब की बार आप यहाँ ब्याज की दर लेकर के आएंगे इस इन्वेस्टमेंट के लेवल के आधार पर। अब आप देखो, ये जो यहाँ पर जो ये डायग्राम ऊपर की तरफ बना रखा है, ये संतुलन दिखा रहा है जीडीपी का। अब जब Y1 संतुलन था तो उस समय ब्याज की दर क्या थी? वो आप देखो पीछे वाले डायग्राम में, Y1 के ऊपर ब्याज की दर क्या थी? R1। तो हम यहाँ पर अब की बार क्या लेंगे? ब्याज की दर ले लेंगे R1। तो R1 का अपने पास में एक ये आ गया बिंदु A। दूसरा, जब Y2 हमारे पास में जीडीपी थी, यानी जीडीपी कम हो गई, Y1 से कम होकर के Y2 हो गई, तो Y2 के ऊपर ब्याज की दर क्या थी? वो आप देखो, हमने यहाँ पर देखा था कि भी ये जो ब्याज की दर थी R2 वो बढ़ गई थी, बढ़ी हुई ब्याज दर थी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का ये जो लेवल है, जिसके ऊपर ये इनकम का लेवल है, वो ब्याज की दर R2 को दिखा रहा है, और R2 जो है R1 से अधिक के लेवल पर है। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये जो है R2 आना था यहाँ पर, यहाँ जो ये R2 ब्याज की दर है, और ये R2 जो है किसका निर्धारण कर रही है? Y2 के लेवल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसका निर्धारण कर रही है। तो यहाँ पर ये R2 हो जाएगा, बी बिंदु आ गया। इसी प्रकार से ये जो आय का स्तर था Y3 जो आय का स्तर था, वहां पर आप देखो इन्वेस्टमेंट का स्तर क्या था? हाँ, इस Y3 के ऊपर इन्वेस्टमेंट का स्तर जो है ये
ये लेवल था I3, और I3 जो है ब्याज की जो दर है वो R3 पर था, और R3 हमने यहाँ से देखा था कि जब ये ब्याज की दर कम हुई थी तो ये इनकम बढ़ी थी। तो ब्याज की दर जो है वो कितनी है, R3। तो R3 आप इसमें देखो, ये जो है अपनी R3 आना था यहाँ पर। ये जो ब्याज की दर है वो R3 है, जिसके ऊपर ये इनकम का स्तर है। तो पहले हमने ये जो तीनों बिंदु लगा लिए ABC, आप ABC तीनों को मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो है IS कर्व बन जाएगा। एक बार आप पुनः इसको देखिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो है ब्याज की दर और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसका संबंध निकालेंगे। वो हमारा नेगेटिव आ गया था, हमने देखा था। उसके बाद हम ये देखें कि ब्याज की दर जो है वो GDP को कैसे प्रभावित करती है। वो हमने देखा, ब्याज की दर जो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से GDP को प्रभावित करती है वो। लेकिन हमें किसका संबंध निकालना है, हमें जो है संबंध निकालना है GDP का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब आप यहाँ देखो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये GDP है, और यही हमारी जो परिभाषा थी वो थी IS कर्व की। IS कर्व क्या होता है, IS कर्व जो होता है ब्याज की दर और GDP के उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जिनके ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होते हैं। अब आप देखिए, इस लेवल के ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है या नहीं, Y1 के ऊपर आप पीछे जाकर देखो, यहाँ Y1 के लेवल के ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। दूसरा हमारे पास में B है, B बिंदु Y2 को दिखा रहा है। Y2 के ऊपर देखो आप, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है या नहीं, Y2 के ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, ये रहा सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और इसी प्रकार से ये जो C बिंदु है ये भी Y3 को दिखा रहा है। Y3 के ऊपर आप देखिए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है या नहीं, ये Y3 और ये अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि IS कर्व जो होता है वो ब्याज दर और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है उनके विभिन्न कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिनके ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये हमारा जो है IS कर्व था। IS कर्व जो आप कर चुके हो, और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को जो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। थैंक यू।